जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए आज हम इस पाठ में जानते हैं जो पार्श्विक विस्थापन, अपवर्तनांक, प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या नियम होते हैं ये जानते हैं। पिछले पाठ में हमने जाना था जो क्या कहते प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की विभिन्न विभिन्न चाल होती है, वो चाल क्या होती है। सरल माध्यम, विरल माध्यम जाने हुए थे। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। इस चित्र को ठीक ढंग से देखिए। क्या है इस चित्र में? ये कांच की सिल्ली है। क्या ये कांच की सिल्ली है? इस पे क्या क्या किरण आपतित की है? ये किरण आपतित की है PQ। किरण आपतित करने के बाद क्या होता है? जो मूर्ति है, ये देखिए कांच में मुड़ी, फिर क्या हुआ? तो कांच से वायु में आने पर अविलंब से दूर हटा। तो ये एक हमारा आपतित किरण और अपवर्तन का जो किरण हम लोग जानते हैं पहले से हो रहा है। अभी क्या किए, किरण PQ को हम काल्पनिक रूप से बढ़ाए हैं। RS, ये जो हमारा जो निर्गत किरण है RST, इसके समांतर बढ़ाए हैं। तो PQL हुआ। यही जो हमारा क्या कहते हैं, जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो परिभाषा लिख लीजिए। क्या? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझिए पार्श्विक विस्थापन क्या हुआ? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या है? अपवर्तनांक। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। यानी किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम होगा, कांच, वायु, जो भी माध्यम होगा, उसमें प्रकाश की किरण की दिशा, यानी प्रकाश की जो किरण आ रही है, प्रकाश की जो किरण आ रही है, उसकी किरण को बदलने की जो क्षमता होती है, उसकी किरण की जो बदलने की क्षमता होती है, दिशा को बदलने की क्षमता, उसी क्षमता को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो जैसे हम बताए थे, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, उसी प्रकार अपवर्तनांक भी अलग अलग माध्यम में उसका भी भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तनांक ज्ञात कैसे करते हैं? किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, यानी किसी माध्यम, अगर मान चलिए कांच के प्रकाश की चाल निकालेंगे, कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, कांच का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो शून्य में प्रकाश की चाल, यानी शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश चाल कितनी हो रही थी? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम कांच में जो प्रकाश की चाल है, कांच प्रकाश चाल कितनी होती है? तो 2 × 10⁵ यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड क्या कहते हैं उसमें निर्वात में, यानी कि शून्य में, और 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड किसमें? कांच में। और उस माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात को कहते हैं, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तन क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक ऐसे निकालेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हम चलिए 10 को 10 काट दिए, किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया, तो बचा क्या? 3/2। 3/2 मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 1.5। अगर कोई हमसे पूछे, यहाँ पे देखिए जो इसका यूनिट कुछ आया है, इकाई मान, तो कुछ नहीं आया है। हमसे अगर कोई पूछे जो कांच का अपवर्तनांक ऐसा मात्रक क्या होता है, जो अपवर्तनांक का जो हम यूनिट लिखेंगे तो क्या होता है, तो हम सिर्फ यही बोलेंगे कि अपवर्तनांक क्या है? एक अनुपातिक राशि है। अनुपातिक राशि का योग ऐसा मात्रक नहीं होता है। जितने भी अनुपातिक राशि होती है उसका क्या होता है? ऐसा मात्रक नहीं होते हैं। तो देखिए ये क्या है? अनुपात मान है।
अनुपात में इसका क्या होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, वो दोनों क्या है, कट गया है, इसलिए उसका कोई भी क्या कहते हैं ऐसा मात्रक नहीं हो सकता, उसका कोई भी इकाई नहीं होगा। इस अपवर्तनांक सारणी को देखते हैं, ये क्या है हमारा अपवर्तनांक जो सारणी है उसको देखते हैं। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है 1.0003, पानी का अपवर्तनांक 1.33, किरोसिन का अपवर्तनांक 1.43, किरोसिन यानी कि मिट्टी तेल, एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36, टार्पिन का अपवर्तनांक 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50, पिघला क्वार्टर 1.46, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.48 से 1.61 के बीच होता है, और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.53 से 1.96 के बीच होता है, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। तो ये हीरा का जो अपवर्तनांक है ये हमको याद रखना अधिक जरूरी है, ये हमें आगे का इसका यूज हो सकता है। देखिए कि अपवर्तनांक के बारे में एक चीज और दिया गया है, इसको नोट करके लिख लेंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतनी ही अधिक होती है। यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक हो, जिस अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें भी क्या है कि किरण के मुड़ने की क्षमता उतनी अधिक होती है। अगर मान चलिए जो किरण मुड़ती है तो जितना अधिक अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उससे मुड़ने की क्षमता और अधिक होगी। क्या बोल रहे हैं, वायु की अपेक्षा किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम के निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक को निर्क्षेप अपवर्तनांक कहते हैं। तो निर्क्षेप अपवर्तनांक में वायु के अपवर्तनांक की तुलना क्यों किया गया है, क्योंकि वायु का जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है, एक होता है। वायु का अपवर्तनांक एक क्यों होगा, क्योंकि अपवर्तनांक का क्या बताया फिर अनुपात क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश चाल वही होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, और वायु का अपवर्तनांक वही होता है, सेम वही चीज है ना, 10 × 10⁵ 3 × 10⁵ काट जाए कितना है एक। तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है एक। तो वायु की अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, वायु की अपेक्षा वायु की तुलना में किसी माध्यम का अपवर्तनांक को उस माध्यम का निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निक्षेप अपवर्तनांक कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसे हम बोले थे हीरा का अपवर्तनांक याद रखने के लिए ये हमसे पूछ सकता है, और कितना था 2.42, और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होता है। तो सबसे कम अगर प्रकाश की चाल होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा, और अपवर्तनांक अगर कम होता है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। प्रकाश की चाल अगर कम है तो अपवर्तनांक अधिक है, और अपवर्तनांक अगर कम है तो चाल अधिक है। अब देखिए हमारा क्या है, निर्क्षेप अपवर्तनांक। क्या है निर्क्षेप अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो निर्क्षेप अपवर्तनांक समझ गए थे, जो वायु की अपेक्षा किसी माध्यम में प्रकाश किसी वायु की अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, वायु की अपेक्षा किसी माध्यम में का अपवर्तनांक, तो उस माध्यम का निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निर्क्षेप अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पे देखिए निर्क्षेप आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यमों के निर्क्षेप अपवर्तनांकों के अनुपात को निर्क्षेप आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यमों के निर्क्षेप अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक अनुपात कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए हम N2 यानी कि एक माध्यम लेंगे, क्या दो माध्यम, दो और माध्यम एक। माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के रिस्पेक्ट में, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के क्या कहते हैं उसको संबंध में। तो क्या होगा, माध्यम दो का अपवर्तनांक बटे माध्यम एक का अपवर्तनांक। माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होता है, उस माध्यम प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल, शून्य प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम प्रकाश की चाल, और माध्यम दो में वही लेंगे जो शून्य प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम प्रकाश की चाल। अब इसको क्या किए हैं, तो दो के रिस्पेक्ट में एक का अपवर्तनांक, यानी माध्यम दो के रिस्पेक्ट में माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम क्या यहाँ पे जो दो का अपवर्तनांक बटे माध्यम एक का अपवर्तनांक यहाँ से निकाले हैं। तो क्या आया C1 बटे C2, यानी कि जो माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। तो उस हिसाब से हमको क्या आया है, जो दो के रिस्पेक्ट में अगर एक का माध्यम दो के रिस्पेक्ट में अगर माध्यम एक का अपवर्तनांक निकालते हैं तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, वही माध्यम एक के संबंध में अगर माध्यम दो का अपवर्तनांक निकालते हैं तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। यहाँ पे देखिए 2 1 लिखा है तो नीचे 2 है तो ऊपर में 1 होता है, और यहाँ पे 1 2 लिखा है तो नीचे में 1 होता है ऊपर में 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए ये समीकरण एक माने थे, इसको हम समीकरण 2 माने थे। तो इसकी क्या किया, समीकरण एक और समीकरण 2 गुना किए हैं।
तो N21 इंटू N1 बराबर क्या होता है C1 बटे C2, आप समझ लिए हैं, और C2 बटे C1, ये हमारा क्या हुआ, कट गया है। तो यानी दोनों जो अपेक्षिक अपवर्तनांक है वो क्या हुआ, उसको गुना करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के संबंध रिस्पेक्ट में और माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के रिस्पेक्ट में अगर गुना करते हैं तो 1 होता है। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ, जो माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो माध्यम 1 के संबंध में था तो उसका क्या होता है, जो 1 बटे माध्यम 1 में अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये चीज हमें याद रखना है। N21 बराबर 1 बाय N12, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के अपवर्तनांक के संबंध में बराबर क्या होता है, 1 बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के संबंध में। इसके बाद क्या है, बताए थे प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन तो समझते क्या होता है, उस अपवर्तन के नियम को जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, उस नियम को क्या कहते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा आपतित किरण हुआ, ये हमारा अपवर्तित किरण हुआ, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में है कि नहीं, एक ही समतल में। फिर क्या बोला, कहीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि आप अभिलंब और आपतन कोण के बीच की जो कोण होती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण की ज्या, यानी कि कोण। और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि अभिलंब और अपवर्तन किरण के बीच का जो कोण है sin r, इसका क्या होता है, एक अनुपात होता है। क्या कहते हैं, एक अनुपात। उसमें हमारा क्या है, जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इसमें क्या है, हमारा जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक अनुपात होता है, यानी कि sin i बटे sin r का एक नियतांक है। क्या एक नियतांक, यानी sin i और sin r के नियतांक को इसके क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। इस नियम को क्या है, स्नेल का नियम कहा जाता है। आइए देखते हैं उसको आगे। हम sin i बाय sin r क्या है, जो माध्यम 2 के रिस्पेक्ट में माध्यम 1 का। तो N2 बाय N1, यानी तो इससे ये फॉर्मूला हमारा आया है, N1 बराबर sin i बराबर N2 इंटू sin r। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ये समझ हमारा जो अपवर्तन का क्या नियम था, जो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण क्या है, तीनों एक ही समतल में है, और किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश से किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।